आवाज की दुनिया के चाहने वाले सभी दोस्तों का स्टडी विद फौजी फैमिली में मैं आर के नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। पॉलिटी का रिवीजन चल रहा है दोस्तों, और रिवीजन के अंदर दोस्तों अगले एपिसोड में आज हम मौलिक अधिकार से संबंधित ही महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। इससे पहले दोस्तों एक वीडियो मौलिक अधिकार पर मैंने अपलोड कर दिया है और आशा करता हूं आप पॉलिटी के जो रिवीजन की वीडियो है क्रम वाइज, यानी दोस्तों जिस प्रकार क्रम वाइज वीडियो आप तक पहुंच रहे हैं उसी प्रकार आप क्रम वाइज देख रहे होंगे, ऐसा मैं आपसे अपेक्षा करता हूं या उम्मीद करता हूं। इन उम्मीदों पर आप कितने खरे उतरते हैं वो आपकी सफलता के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट में चाहे कितना भी पढ़ लो, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए दोस्तों सफलता प्राप्त करने के लिए पॉलिटी के रिवीजन क्लास में आपको जरूर शामिल होना है। चलते हैं दोस्तों आज एक महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं मौलिक अधिकार से संबंधित। सबसे पहले दोस्तों हम अब तक जान चुके हैं कि संसद के द्वारा जो संविधान संशोधन किए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और मौलिक अधिकार में किस प्रकार का संविधान संशोधन किया जा सकता है, या फिर आपके मौलिक अधिकार किस प्रकार से प्रभावित हो सकते हैं या कम हो सकते हैं, या फिर इनको किस विधि के द्वारा हटाया जा सकता है, ये आप जान चुके हैं। आज दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे जो कि किससे संबंधित होगी, वो है दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी दोस्तों भारतीय संविधान की जो रिवीजन क्लास चल रही है। मास्टर वीडियो आपने जरूर देख लिया होगा, आशा करता हूं मैं दोस्तों, क्योंकि अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे इंडियन पॉलिटी मास्टर वीडियो तो 10 घंटे 45 मिनट यानी पौने 11 घंटे का वीडियो है दोस्तों स्टडी विद फौजी फैमिली यूट्यूब चैनल पर। वो आशा करता हूं आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो दोस्तों उसको देख लीजिए। हम उसी का रिवीजन कर रहे हैं जो पार्ट उसमें शामिल नहीं हो सकता था, या फिर दोस्तों आप खुद समझिए इंडियन पॉलिटी इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, क्या उसको हम 10-11 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं? आप भी कहेंगे नहीं और मैं भी कहता हूं नहीं, लेकिन वो वीडियो मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया था जो क्विक रिवीजन करते हैं एग्जाम में जाने से कुछ समय पहले, तो उनके लिए वो सफिशिएंट है। और अब दोस्तों ये जो रिवीजन क्लास है इसके माध्यम से आप उस पॉलिटी के वीडियो में जो जो टॉपिक विस्तार से नहीं बता पाया उनको यहाँ पर इतना विस्तार से बताऊंगा कि इंडियन पॉलिटी से संबंधित आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है हमारा समता या फिर दोस्तों समानता का जो अधिकार है, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सबको पता है फंडामेंटल राइट कितने से कितने तक है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मैंने अनुच्छेद नंबर कितने से कितने तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है वो मैंने बताया है। कौन से भाग में है ये भी मैंने इससे पहले बताया है, आपका रिवीजन हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब दोस्तों आज हम समानता या फिर दोस्तों इसको हम समता का अधिकार भी कह सकते हैं, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे जो कि दोस्तों अनुच्छेद नंबर 14 से 18 तक रहेगी। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद नंबर 14 और अनुच्छेद नंबर 15 के बारे में ही जानकारी लेंगे, क्योंकि दोस्तों एक छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से अगर जानकारी लेते हैं तो प्रत्येक अनुच्छेद के बारे में मैं आपको विस्तार से बता सकूं और आप भी पढ़ते पढ़ते बोर ना हो, इसलिए छोटे छोटे वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो आज दोस्तों हम जानकारी लेंगे वो है अनुच्छेद नंबर 14 और अनुच्छेद नंबर 15 से संबंधित। अब दोस्तों ये जानकारी आपके लिए रामबाण साबित होगी जब आप इंडियन पॉलिटी से संबंधित मौलिक अधिकार का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप उसका राइट आंसर देने के लिए यहाँ सामर्थ्य रखेंगे। कब? जब इस तरह के टॉपिक को अच्छे से कवर कर चुके होंगे तब। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ये जो समता है इसका या फिर जो समानता है, इन दोनों का अर्थ क्या है? तो
तो यहाँ पर दोस्तों इन दोनों का जब आप अर्थ देखेंगे तो इसका अर्थ हम इस प्रकार लगा सकते हैं कि तुलनात्मक रूप से समानता का मतलब है दोस्तों राज्य किसी भी नागरिक के लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, यानी सभी नागरिकों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने की कोशिश करेगा राज्य। लेकिन दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि भारत के अंदर 100% ये जो समानता का अधिकार है ये मिल रहा है? तो आपका जवाब क्या रहेगा, यस या नो? क्या 100% समानता का अधिकार भारत के संविधान में तो उल्लेख कर दिया, लेकिन क्या व्यवहारिक रूप से भारत की जनसंख्या को क्या समानता का अधिकार 100% उपलब्ध है वर्तमान समय में? तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब दोस्तों ये आप समझ गए तुलनात्मक रूप से क्या है, राज्य सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध करवाएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार के हो जो मौलिक अधिकार के तहत आते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे मौलिक अधिकारों की तुलना किससे की गई है दोस्तों, यहाँ पर प्रस्तावना वर्सेस भाग 3 के अंदर। अब दोस्तों प्रस्तावना में किस प्रकार की समानता का उल्लेख मिलता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए आपका आंसर क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों कि प्रस्तावना के अंदर 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। अब दोस्तों प्रस्तावना में सिर्फ 2 प्रकार की समानता, और वो भी कौन सी समानता है, यहाँ पर एक है दोस्तों प्रतिष्ठा और एक है अवसर, यानी 2 प्रकार की समानता का उल्लेख मिलता है प्रस्तावना के अंदर। नंबर 1 प्रतिष्ठा और नंबर 2 अवसर की समानता। अब दोस्तों अगर ये प्रस्तावना की तुलना आप करेंगे भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो यहां पर दोस्तों इसका दायरा कुछ बड़ा हो जाता है। यहां 2 की बजाय 5 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है या वर्णन किया गया है, जो कि अनुच्छेद नंबर 14, 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और 18 के तहत दोस्तों 5 प्रकार की आपको समानता का यहाँ पर उल्लेख मिलेगा, जो कि भाग 3 के अंदर है। अब अगर एग्जाम में पूछा जाए कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है, 2 प्रकार की। कौन कौन सी है दोस्तों? एक तो आप यहां देखेंगे अवसर और दूसरी है प्रतिष्ठा, यानी दोस्तों प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है किसमें? प्रस्तावना में। और उसके बाद अगर भाग 3 में देखा जाए तो दोस्तों 5 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। अब दोस्तों आशा करता हूं अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होगा, और ये तभी संभव होगा दोस्तों जब आप अच्छे से तैयारी करेंगे और एग्जाम में रिवीजन करके जाएंगे, तो आपका क्वेश्चन 100% आप उसका राइट आंसर देकर आएंगे। ये मेरा आपसे उम्मीद है और विश्वास भी है मुझे। आप इसी प्रकार मेहनत करते रहिए। अब दोस्तों यहां पर देखते हैं सबसे पहले अनुच्छेद नंबर 14 क्लोज 1 के तहत क्या कहा गया है। तो अब दोस्तों जो अनुच्छेद नंबर 14 है इसी के अंदर दोस्तों यहां पर है विधि के समक्ष समानता, यानी दोस्तों विधि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति नागरिक जो राष्ट्र के अंदर मौजूद है वो सभी उनके लिए क्या है, समान अवसर उपलब्ध करवाने की यहां पर बात कही गई है। यानी दोस्तों विधि के समक्ष सभी व्यक्ति सभी नागरिक समान होंगे। लेकिन दोस्तों आप एक बार फिर विचार कीजिए, यहाँ पर इसका भी उल्लंघन होता हुआ मिलेगा आपको। वो कहाँ हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अब दोस्तों आगे जब देखेंगे आप अनुच्छेद नंबर 14 और क्लोज 2 के तहत, तो यहाँ पर है दोस्तों विधियों के जो समान संरक्षण है इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मिलती है। तो यहाँ पर दोस्तों जब विधि के समान संरक्षण की बात की जाए या फिर दोस्तों इसके समानता की बात की जाए, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे तो विधि के समक्ष समानता का मतलब है राज्य किसी भी नागरिक को विधि के द्वारा कोई भी विशेषाधिकार उपलब्ध नहीं करवाएगा। यानी दोस्तों राज्य की दृष्टि में या राज्य की नजर में
विधि के समक्ष सभी नागरिक समान होंगे, ऐसा दोस्तों यहाँ पर कहा गया है अनुच्छेद नंबर 14 के क्लोज 1 में। लेकिन दोस्तों इसका भी अपवाद आपको देखने को मिलेगा, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही दोस्तों आप यहां पर देखेंगे विधियों का समान संरक्षण। तो यहां पर दोस्तों विधियों का समान संरक्षण का मतलब है राज्य चाहे तो तार्किक रूप से या फिर अतार्किक रूप से दोस्तों किस प्रकार से जो यहाँ पर समानता है उसमें भी भेदभाव कर सकता है। यानी दोस्तों समानता का मतलब यहाँ पर है महिला और पुरुष के अंदर किस प्रकार का भेदभाव करके अगर महिला का शोषण हो रहा है तो उसको रोकने के लिए कानून बनाया जा सकता है, वो भी दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं इसी के तहत। लेकिन दोस्तों आपको अगर एग्जाम में इस प्रकार पूछा जाता है कि विधि के समक्ष समानता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 14 क्लोज 1 में है। और उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे विधियों के समान संरक्षण, तब दोस्तों अनुच्छेद नंबर 14 क्लोज 2 में इसका उल्लेख मिलता है। उसके बाद में दोस्तों अब ये तो हो गया समानता से संबंधित। अब दोस्तों इसी का मैंने बताया था आपको कि अपवाद यानी उल्लंघन कब कब होता है और उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो यहाँ पर दोस्तों आप सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद नंबर 14 अपवाद के रूप में। अब दोस्तों अपवाद के रूप में क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि दोस्तों यहां पर है विधि के समक्ष समानता, यानी दोस्तों समानता की बात की गई है यहां पर अनुच्छेद नंबर 14 में। लेकिन दोस्तों यहां पर अनुच्छेद नंबर 14 का उल्लंघन कब होता है या फिर इसका अपवाद क्या है, तो इसमें दोस्तों आप देखेंगे सबसे पहले अनुच्छेद 31 क्लोज सी के तहत यहाँ पर क्या किया गया दोस्तों, संपत्ति का जो अधिकार था, यानी संपत्ति का मतलब दोस्तों यहाँ पर भूमि से है। क्योंकि दोस्तों जब देश आजाद हुआ था उस समय जो जमींदार थे या फिर दोस्तों जो उच्च वर्ग के लोग थे उन्होंने क्या कर रखा था, पूरी भूमि पर कब्जा कर रखा था। और जो निम्न वर्ग के लोग थे सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, खेती बाड़ी करते थे। जो उसने मेहनत की है उसका कुछ हिस्सा यानी अनाज के रूप में उनको दे दिया जाता था कि इससे आप अपना पेट पालन कर सकते हो, अपना गुजारा कर सकते हो। और जो पैसा देते थे वो अलग से वो इंटरेस्ट पे देते थे। तो ये दोस्तों प्रक्रिया है, भारतीय संविधान के अंदर समानता का अधिकार था उसका उल्लंघन हो रहा था। इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या किया, अब जैसे मान लो दोस्तों उस समय जो अंग्रेजों के चमचे थे उन्होंने क्या कर रखा था, एक एक व्यक्ति के पास में 100 बीघा, किसी के पास 1000 बीघा, यानी दोस्तों इतनी भूमि का एक अकेला मालिक हुआ करता था। उसी के अंडर में क्या होता था दोस्तों, जो लेबर लोग होते थे या फिर जो निम्न वर्ग के लोग होते थे वो क्या करते थे, गरीब लोग इनकी खेती करते थे, हल वो जोतते थे, भूमि पर मेहनत वो करते थे। और जैसे ही अनाज निकलता उसका मुश्किल से 10-15% या 20% उस किसान को दे दिया जाता था, गरीब किसान को जो उसकी खेती को कर रहा था। तो सरकार को ये लगा कि यार ये तो ठीक नहीं है, तो सरकार ने क्या किया, एक कानून बनाया। इस समानता का उल्लंघन यहाँ पर ही इसी माध्यम से हुआ कि सरकार ने उस भूमि को उससे लिया और गरीब लोगों में जिनके पास में भूमि नहीं थी उनके लिए दोस्तों इसको यहाँ पर वितरित किया। तो यानी दोस्तों अनुच्छेद नंबर 31 क्लोज बी और सी में आर्थिक समानता का उल्लेख मिलता है आपको। जब आर्थिक समानता की बात आती है तो दोस्तों ये जो भूमि पर कब्जा कर रखे लोग हैं इनसे भूमि लेकर जिनके पास में बिल्कुल भी भूमि नहीं थी उनको देनी आवश्यक थी। इसलिए दोस्तों समानता का यहाँ पर उल्लंघन करने के लिए या फिर दोस्तों समानता को यहाँ पर सही तरीके से प्रभावी बनाने के लिए इनकी समानता जो थी या फिर दोस्तों इनकी जो स्वतंत्रता थी इनका हनन होना जरूरी था। अगर नहीं होगा तब दोस्तों आप सबको पता है ये तो इस जमीन का मालिक रहेगा और बाकी दूसरे जिसके पास जमीन नहीं है वो ऐसे ही मंदिर में जाओ और टोकरी हिलाते रहो। यानी दोस्तों इस प्रकार की व्यवस्था को खत्म करने के लिए भारतीय संविधान में ये उल्लेख किया गया कि जमीन पर सभी का अधिकार होना चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसके पास एक के पास मान लो 1000 बीघे जमीन है और दूसरे के पास में बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए दोस्तों इस प्रकार का कानून बनाना बहुत जरूरी था। इसलिए दोस्तों इसका जो आधार क्या था,
ये था दोस्तों आपका संपत्ति का जो आधार है, वो संपत्ति इनसे भूमि के रूप में छीन करके और जिनके पास नहीं है उनको देना। और ये छीना संपत्ति दोस्तों वैसे डाकू या डकैत की तरह नहीं, बल्कि एक कानून के द्वारा, एक ऐसा कानून बना करके या फिर विधि के द्वारा दोस्तों उनसे जमीन है वो हड़प करके और उनको बांटी गई थी जिनके पास नहीं थी। अब दोस्तों उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 359। अब दोस्तों अनुच्छेद नंबर 359 काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन दोस्तों अनुच्छेद नंबर 359 से पहले हम जानकारी लेंगे अनुच्छेद नंबर 358 के बारे में। तो अनुच्छेद नंबर 358 दोस्तों जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद नंबर 352 के तहत। अब दोस्तों जब अनुच्छेद नंबर 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की अगर घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद नंबर ये जो 358 है ये स्वतः ही सक्रिय हो जाता है। इसको सक्रिय करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई उसी प्रकार अनुच्छेद उसी समय एक्टिव होगा। और जैसे ही दोस्तों अनुच्छेद नंबर 358 एक्टिव होगा तो इससे क्या होगा दोस्तों, सक्रिय होते ही जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद नंबर 19 मौलिक अधिकार से संबंधित वो यहाँ पर स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अब दोस्तों आपके फंडामेंटल राइट जिसके अंदर एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद नंबर है 19, वो जैसे ही आपातकाल लगता है समाप्त हो जाएगा स्वतः ही। किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर अध्यादेश लाने की जरूरत नहीं है, न राष्ट्रपति को ये घोषणा करने की जरूरत है। जैसे ही राष्ट्रपति महोदय ने घोषणा की कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है उसी समय क्या होगा, अनुच्छेद नंबर 358 सक्रिय होगा। और जैसे ही अनुच्छेद नंबर 358 सक्रिय होगा उसी समय आपके फंडामेंटल राइट के अंदर जो एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 19 वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही दोस्तों आपातकाल समाप्त की घोषणा की जाएगी ये भी वापस क्या होगा, अनुच्छेद नंबर 19 स्वतः ही लागू भी हो जाएगा। ये दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों चलते हैं अनुच्छेद नंबर 358 के बाद में 59 की तरफ। तो अनुच्छेद 359 में क्या कहा गया दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 359 में है कि इसके तहत विधि के समक्ष समानता का समाप्त होगा। कब होगा, अगर दोस्तों राष्ट्र के अंदर आपातकाल अनुच्छेद नंबर 352 के तहत लगाया गया हो, वो आपातकाल से संबंधित है दोस्तों। अब ये क्यों जरूरी है, अब 58 और 59 में क्या अंतर है। अब दोस्तों सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब आपातकाल लगता है अनुच्छेद नंबर 352 के तहत तो अनुच्छेद नंबर 358 स्वतः ही सक्रिय हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये जो बायराम है इससे बड़े वाला अनुच्छेद नंबर 359 इसको सक्रिय करना पड़ता है, यानी इसको लगाना पड़ता है। और राष्ट्रपति दोस्तों आदेश के द्वारा या एक अधिसूचना के द्वारा ये अनुच्छेद नंबर 359 लगवाता है या सक्रिय करवाता है। जैसे ही ये सक्रिय होता है आपके जितने भी मौलिक अधिकार है सभी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखना, अनुच्छेद नंबर 20 और अनुच्छेद नंबर 21 चाहे आपातकाल लागू हो या कुछ भी हो, ये दोस्तों आपके समाप्त नहीं होंगे। अनुच्छेद 20 और 21 बाकी शेष है वो सभी समाप्त हो जाएंगे जो आपके फंडामेंटल राइट है। तो ये दोस्तों इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब दोस्तों आपको एक और तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अनुच्छेद नंबर 358 और 59 की तुलना कीजिए, तो दोस्तों नंबर 1 तुलना क्या होगी, ये स्वतः ही सक्रिय होता है अनुच्छेद नंबर 358, जबकि 59 को सक्रिय करना पड़ता है, या फिर दोस्तों इसको क्या है, एक राष्ट्रपति महोदय के आदेश या फिर अधिसूचना के द्वारा इसको लगाया जाता है। उसके बाद इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद नंबर 19 समाप्त होता है दोस्तों, जो समानता ये आपकी स्वतंत्रता से संबंधित मौलिक अधिकार है वो
लेकिन दोस्तों ये जो अनुच्छेद नंबर 359 है, इसमें अनुच्छेद नंबर 20 और 21 को छोड़कर सभी समाप्त हो जाते हैं। यानी आपके मौलिक अधिकार सिर्फ 20 और 21 यहाँ पर बने रहेंगे, बाकी सब समाप्त हो जाएगा, कोई भी मौलिक अधिकार नहीं रहेगा आपका। और जब मौलिक अधिकार नहीं रहेगा तो उसका आप क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में किसी भी प्रकार की आप अपील नहीं कर सकते कि हमारा मौलिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर आपातकाल है तो ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ 20 और 21 ही बने रहते हैं, बाकी सब स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। जब समाप्त हो गए तो आप किसी भी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कुछ भी अपील नहीं दायर कर सकते। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी। उसके बाद आप ये देखिए दोस्तों, बाह्य आक्रमण और आंतरिक जो आक्रमण है, दोनों प्रकार के आक्रमण के अंदर राष्ट्रपति चाहे तो इसको लगा सकता है। लेकिन दोस्तों ये जो अनुच्छेद नंबर है 358 सिर्फ और सिर्फ बाह्य आक्रमण में लागू होगा। इसमें दोस्तों अनुच्छेद 19 को छोड़कर शेष जितने भी आपके मूल अधिकार है वो बने रहेंगे जब तक ये अनुच्छेद नंबर 359 सक्रिय नहीं होगा। तो ये दोस्तों इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि ये जो बाह्य आक्रमण है और ये आंतरिक आक्रमण है, इनमें क्या अंतर है। अब दोस्तों आपको मैं बता देता हूं इनमें क्या अंतर है। बाह्य आक्रमण है दोस्तों किसी भी विदेशी राष्ट्र के द्वारा कोई भी पड़ोसी मुल्क अगर दोस्तों देश पर आक्रमण करता है तो ऐसी स्थिति में इसको हम बाह्य आक्रमण की श्रेणी में रखेंगे। लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ आप यहां पर समझिए, ये जो आंतरिक आक्रमण है ये क्या है, ये है दोस्तों सशस्त्र विद्रोह। इससे पहले दोस्तों आंतरिक अशांति शब्द का यहां पर दोस्तों दुरुपयोग किया गया भारतीय संविधान के तहत। और भारतीय संविधान के तहत दोस्तों वो कौन प्रधानमंत्री थी जिसने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था आंतरिक अशांति का ब्यौरा देकर। इसलिए दोस्तों इसमें परिवर्तन होना बहुत जरूरी था और परिवर्तन किया गया और उस परिवर्तन का नाम कहलाया दोस्तों सशस्त्र विद्रोह। जब तक दोस्तों सशस्त्र विद्रोह नहीं होगा तब तक आंतरिक आपातकाल या इस प्रकार का नहीं लगाया जा सकता। तो ये दोस्तों दो प्रकार के आपातकाल होते हैं। एक ही आपातकाल है दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत, लेकिन ये दो प्रकार के क्यों है, क्योंकि एक तो जब विदेशी कोई भी शक्ति अगर भारत पर आक्रमण करती है ऐसी स्थिति में लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल, और एक दोस्तों अगर कोई भी हथियारबंद टोली सशस्त्र अगर विद्रोह कर देती है ऐसी स्थिति में भी दोस्तों ये लगाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों अगर ये जो माहौल बनेगा दोस्तों इसके तहत, किसके तहत, आंतरिक आक्रमण यानी सशस्त्र विद्रोह के दौरान दोस्तों अनुच्छेद नंबर 358 ये दोस्तों नहीं लागू होगा। ये सिर्फ और सिर्फ बाह्य आक्रमण के दौरान लागू होता है। आशा करता हूं दोस्तों ये बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों चलते हैं थोड़ा और आगे, जहां पर दोस्तों आप देखेंगे यहां पर तो ये दोस्तों यहाँ पर है कि तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि ये जो राष्ट्रपति है वो दोस्तों चाहे तो इनमें से ये अनुच्छेद 359 के तहत सभी मौलिक अधिकार समाप्त कर सकता है, या फिर दोस्तों इसमें से उसकी क्या है एक पावर होगी दोस्तों विशेषाधिकार, यानी राष्ट्रपति को विशेष अधिकार होगा अनुच्छेद नंबर 359 के तहत कौन कौन से आपके मौलिक अधिकार है उसको प्रभावित किया जा सकता है या हटाया जा सकता है। जबकि दोस्तों आप यहां पर देखेंगे अनुच्छेद 358 के तहत राष्ट्रपति किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों आप यहां पर देखेंगे राष्ट्रपति को यहां पर एक विवेकाधिकार शक्ति दी गई है, यानी विशेष अधिकार दिया गया है। वो चाहे जिसको मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है, हटा सकता है। लेकिन ये जो अनुच्छेद 358 जिसके तहत दोस्तों राष्ट्रपति को कोई विवेकाधिकार नहीं है, कोई विशेषाधिकार नहीं है, वो जो अनुच्छेद 19 है दोस्तों वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ये दोस्तों यहाँ तक की महत्वपूर्ण जानकारी आप समझ गए होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जाएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं अनुच्छेद नंबर 361 के तहत
ये है दोस्तों आपका समानता का जो अपवाद पढ़ रहे हैं, उसी के अंदर अनुच्छेद नंबर 361 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति व राज्यों के जो राज्यपाल है उनको विशेषाधिकार दिया गया है। किस प्रकार का विशेषाधिकार दिया गया है दोस्तों, आप सबको पता होगा कि इनके खिलाफ ये पद पर रहते हुए डायरेक्ट आप किसी भी प्रकार का केस नहीं कर सकते। उसके लिए दोस्तों आपको एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। तो ये दोस्तों विशेषाधिकार आपको मैंने यहाँ पर समानता ये जो बताया था ना दोस्तों, विधि के समानता या फिर विधि के समक्ष समानता, इससे संबंधित दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी है कि उल्लंघन किस किस समय होता है, या फिर ये जो अपवाद है दोस्तों अनुच्छेद 14 के, उन अपवादों को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए अनुच्छेद नंबर 33 काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अनुच्छेद नंबर 33 भारत के अंदर जितने भी दोस्तों आंदोलन वगैरह होते हैं उनके अंदर दोस्तों आपने देखा होगा डॉक्टर हड़ताल पे बैठ जाते हैं और उनको लठ बजाने के लिए दोस्तों पुलिस आ जाती है वहां पर। और कभी वकीलों की हड़ताल देखी होगी, कभी किसानों की देखी होगी, या फिर दोस्तों आपने कभी कभी टीचरों की भी हड़ताल देखी होगी, बैंक कर्मचारियों की भी हड़ताल आपने देखी है। लेकिन क्या आपने कभी किसी पुलिस बल के द्वारा हड़ताल किया गया ऐसा कभी सुना है? नहीं सुना है। कभी किसी फौजी टुकड़ी या फिर जो भी मिलिट्री पैरामिलिट्री जो स्पेशल फोर्स होती है दोस्तों, जिसमें अपनी जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है, वो कभी भी किसी भी प्रकार से दोस्तों ये इस प्रकार से नहीं कर सकती दोस्तों। क्या नहीं कर सकती? यानी आंदोलन नहीं कर सकती। ऐसा दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 33 उन पर प्रतिबंध लगाता है। यानी पुलिस बल दोस्तों इस अनुच्छेद के तहत उनका मौलिक अधिकार छीना गया है कि उनको किसी भी प्रकार के सम्मेलन करने की या फिर दोस्तों इस प्रकार के आंदोलन वगैरह करने की शक्ति यहाँ पर छीनी जाती है। तो ये दोस्तों इससे संबंधित है। और अब दोस्तों जब आप देखेंगे तो इनका क्या है, मौलिक अधिकार का संकोचित किया जाता है, यानी मौलिक अधिकार कम किया जा सकता है और किया जाता है। क्योंकि दोस्तों आप फौज में होने के लिए या बेल्ट की सर्विस में होने के नाते आप देश की सुरक्षा में लगे हुए हो, देश की आंतरिक शांति को बनाए रखने के लिए हो दोस्तों, न कि बिगाड़ने के लिए। और जो भी आंदोलन कर रहे हैं वो तो दोस्तों आपको पता है देश की आंतरिक शांति को भंग करने के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए करते हैं। अब दोस्तों आप देखिए यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 34, अनुच्छेद नंबर 34 के तहत जब भी दोस्तों मार्शल लॉ लगता है फिर या सैन्य शासन जहां पर भी लगाया जाता है वहां पर भी आपके मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं। लेकिन दोस्तों उन मौलिक अधिकारों के तहत आप ये नहीं कह सकते कि हम यहाँ पर सैन्य शासन के तहत हमारे मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उस पर्टिकुलर जो भी क्षेत्र है दोस्तों, उस क्षेत्र में अगर सैन्य शासन लगाया गया है, मार्शल लॉ लगाया गया है, तो आपके मौलिक अधिकार प्रभावित होंगे। ऐसा दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 34 के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। तो ये दोस्तों इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी। आशा करता हूं दोस्तों भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 और अनुच्छेद नंबर 14 से संबंधित दोस्तों अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जितना मैंने पढ़ाया है अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 14 जो है उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों। आज का वीडियो देखने के बाद में जिस प्रकार मैंने आपको पढ़ाया है, जो अपवाद पढ़ाया है, या फिर दोस्तों जो तुलना की गई है अनुच्छेद नंबर 358 और 59 के तहत, इनको अगर अच्छे से समझ लिया एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। अब दोस्तों अनुच्छेद 14 के बाद में हम चलते हैं सीधा अनुच्छेद नंबर 15 की तरफ। अब दोस्तों अनुच्छेद नंबर 15 में क्या क्या प्रावधान किया गया है? सबसे पहले दोस्तों अनुच्छेद नंबर 15 क्लोज 1 के तहत यहाँ पर दोस्तों जाति के बाद में दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर धर्म लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी दोस्तों कोई भी राज्य
किसी भी व्यक्ति के लिए दोस्तों यहाँ पर जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। ये दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 15 में और क्लोज 1 है उसके तहत यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद दोस्तों आप जाएंगे अनुच्छेद नंबर 15 को पढ़ने के लिए, जिसके अंदर अनुच्छेद 15 क्लोज 2 के अंदर क्या प्रावधान किया गया है, तो वो है दोस्तों सार्वजनिक जितने भी स्थान है उन स्थानों पर जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता या फिर आप पर रोक नहीं लगाई जा सकती। अब दोस्तों आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा सबरीमाला मंदिर में जो औरतों को प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, एक विशेष उम्र की जो महिलाएं होती थी वो उसमें प्रवेश नहीं कर पाती थी। इसलिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने क्या हुआ, ये देखा कि इनकी समानता का यहाँ पर हनन हो रहा है, मौलिक अधिकार का। हम एक तरफ तो कह रहे हैं जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे हम सार्वजनिक स्थल पर जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर महिलाओं को क्यों वंचित किया जा रहा है। इसलिए दोस्तों सबरीमाला मंदिर का जो केस था वो काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, उससे संबंधित भी आप तैयारी कीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों उसके बाद यहाँ नहीं दोस्तों जितने भी सार्वजनिक स्थान है। अब दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक समय था जिस समय छुआछूत सबसे ज्यादा भारत में प्रचलित थी और कुछ ऐसे पिछड़े हुए स्थान है दोस्तों, इलाके हैं जहाँ पर आज भी छुआछूत अपने चरम सीमा पर है। लेकिन दोस्तों आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि संविधान के तहत आप किसी भी सार्वजनिक स्थान, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो या फिर दोस्तों मंदिर हो या कहीं भी जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता? किस आधार पर? एक तो जाति के आधार पर, एक धर्म के आधार पर और एक लिंग के आधार पर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए इससे संबंधित आपका गलत नहीं होगा। कब संभव है दोस्तों? जब आप अच्छे से तैयारी करेंगे, रिवीजन करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 15 क्लोज 3 में क्या मिलेगा पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर है दोस्तों लिंग के आधार पर भेदभाव की अनुमति दी गई है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं, यहां पर दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 15 क्लोज 3 के अंदर लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया है। अब दोस्तों कैसे? जैसे महिलाओं का शोषण सबसे ज्यादा कौन करेगा दोस्तों? पुरुष करेगा। और आपने देखा होगा कि शादी के अंदर जब शादी होने के बाद में जैसे ही दोस्तों दुल्हन घर पे आती है तो उसको ताने मारे जाते हैं कि तेरे जो मायके वाले हैं उन्होंने हमें दहेज कम दिया, ये कम दिया। अगर दहेज को लेकर उसका अगर किसी प्रकार से शोषण हो रहा है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों लिंग के आधार पर भेदभाव करके यहाँ पर अनुमति देता है संविधान कि लिंग के आधार पर आप भेदभाव कर सकते हो। अब दोस्तों कैसे? जैसे मान लो दोस्तों महिला का अगर किसी भी प्रकार से शोषण हो रहा है तो आप पुरुष को ऐसा करने से रोक सकते हैं। ये भारतीय संविधान में उल्लेख इसका किया गया है। उसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 15 क्लोज 4 में क्या कहा गया है। तो यहाँ पर है दोस्तों जो शैक्षणिक आरक्षण है यानी शिक्षा से संबंधित आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? एक तो SC, ST और OBC इन समुदायों के लिए विशेष प्रकार का एक आरक्षण से संबंधित प्रावधान किया गया है यहाँ पर अनुच्छेद 15 क्लोज 4 के तहत। अब दोस्तों आगे चलते हैं तो अनुच्छेद नंबर 15 क्लोज 5 इसमें क्या किया गया है? वही शिक्षा का दोस्तों यहाँ पर जो आरक्षण था उसी को यहाँ पर एक अलग तरीके से पेश किया गया है। कैसे? कि निजी क्षेत्र में, अब दोस्तों जो निजी क्षेत्र है उन क्षेत्रों में क्या किया गया है? शिक्षा का आरक्षण ये दोस्तों बाद में जोड़ा गया था 93वां संविधान संशोधन के माध्यम से। आशा करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अनुच्छेद नंबर 15 क्लोज 1, क्लोज 2, क्लोज 3, क्लोज 4, क्लोज 5 ये दोस्तों
अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ये मैं आपसे आशा करता हूं, विश्वास करता हूं। और इस विश्वास को बनाए रखने के लिए दोस्तों आप इसी प्रकार से रिवीजन करते रहिए। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, मैं आपका इसका पीडीएफ भेज दूंगा। तो दोस्तों आगे वाला जो लेक्चर रहेगा वो भी हमारा पॉलिटी के अंदर ये जो मौलिक अधिकार है इन्हीं के संबंध में रहेगा। तो वीडियो आज का कैसा लगा है दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।